बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। स्टॉक मार्केट रवां साल की दूसरी सबसे बड़ी मंदी का शिकार। स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि डॉलर, महंगाई और खराब मुआशी सूरत-ए-हाल से मार्केट क्रैश हुई। महंगा होता डॉलर और शरह सूद बढ़ने के खदशात सरमायाकारों की नफ्सियात पर हावी। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में 1784 पॉइंट्स की शदीद मंदी देखी गई। आखिरी आधे घंटे के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 580 पॉइंट्स की रिकवरी आई। अंजुम भाव से मजीद जानेंगे। अंजुम, बताइएगा इस बारे में। जब मार्केट खुली थी तो मनफी रुझान था इसमें, और स्टॉक मार्केट ये रवां साल की दूसरी सबसे बड़ी मंदी थी। एक मौके पर तकरीबन 1784 पॉइंट की कमी देखी गई थी। उसके बाद मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई है। 1242 पॉइंट की शदीद मंदी के बाद कारोबार का इख्तिताम 45,002 पर हुआ। इसमें जो स्टॉक ब्रोकर थे और जो सरमायाकार थे, उनका यही कहना था कि डॉलर की बढ़ती हुई महंगाई, खराब माशी सूरत हाल, और गुज़िश्ता रोज शमशाद अख्तर का भी बयान था कि माशी सूरत हाल अंदाजे से ज्यादा खराब है। ये स्टॉक मार्केट को आज ले डूबी है। अब इन खदशात की वजह से दौरान ट्रेडिंग जो मंदी आई है, आखिरी आधे घंटे में 580 पॉइंट की रिकवरी आई और स्टॉक मार्केट 45,002 पर बंद हुई है। सरमायाकारों का यही कहना है कि खराब माशी सूरत, डॉलर की कदर में इजाफा और शरह सूद में इजाफे की खबरों की वजह से सरमायाकारों। ठीक है अंजुम, साथ ही रहेगा हमें माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल पर निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का बयान स्टॉक मार्केट को ले डूबा है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक तो सर्टेनिटी क्रिएट करनी चाहिए मार्केट में। सर्टेनिटी का मतलब ये है कि हमें बताना चाहिए कि पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में है। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह खड़े हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और फंडामेंटली हमने उन चीजों को ठीक कर रहा है, उसकी निशानदेही करते रहना चाहिए। पर साथ साथ ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक IMF के प्रोग्राम में है। ये 28.5 अरब डॉलर की फॉरेन फाइनेंसिंग है जो कि फुली फाइनेंस्ड है। ये प्रोग्राम हमें इस वक्त तकवियत देनी चाहिए मार्केट्स को बाय क्रिएटिंग सर्टेनिटी इन द मार्केट्स, बाय टेलिंग द मार्केट्स के ये इनफ्लोज अगले 3 से 6 माह में क्या आने वाले हैं। हम बिजली के जो निर्ख में जो तब्दीली करना चाहते हैं, या स्टैगर करना चाहते हैं, या GST को संभालना चाहते हैं, हम IMF को कंफर्ट में लेते हुए, IMF के साथ बात करते हुए उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तीसरी बात, जो मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग है उसने मार्केट को एक डिस्कम्फर्ट दिया है। मैं फिर हमेशा कहता हूं कि मनी सप्लाई बिल्कुल बढ़ रही है, पर ये मनी सप्लाई इसलिए बढ़ रही है कि पाकिस्तान में फिस्कल का खसारा जो है उसको संभालने की जरूरत है। तो इसको संभालिए ताकि आपके डॉलर को भी इससे तकवियत मिलेगी। इसलिए कि जो जब एक्सटर्नल की बाइंग कम होगी, जब हम इंपोर्ट को जो हम डॉलर्स इस वक्त मार्केट में यूज कर रहे हैं वो बढ़ेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। जो फ्लोज आपके हैं उनको क्लियर कीजिए। मसलन एक्सटर्नल फ्लोज वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, बाकियों के IDB के जो आपने कमर्शियल रीफाइनेंस कराना है उसका प्लान सामने रखिए। पाकिस्तान ने जो बायलैटरल पार्ट से पैसे लेने हैं उसका प्लान सामने रखिए। जो पाकिस्तान ने इस वक्त प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में लेने हैं पैसे, जेनीवा के 9 अरब डॉलर, उसका प्लान सामने रखिए। अब अगर आप इस तरह इस जाविये से चीज को देखेंगे तो आपको एक आगाही मिलेगी कि पाकिस्तान के पास एक्सटर्नल के फ्लो जो हैं वो फुली फाइनेंस्ड हैं और स्टेट बैंक के रिजर्व्स को कंफर्टेबल लेवल पे ले जाया जा सकता है। तो मैंने मालियाती खसारे की बात की, मैंने एनर्जी के बिलों को सॉर्ट आउट करने की बात की, मैंने एक्सटर्नल फ्लोज की जो क्लियरेंस है लोगों को देने, मार्केट को सर्टेनिटी देने की बात की, मॉनेटरी पॉलिसी की बजाय फिस्कल का खसारा संभाल कर मनी सप्लाई को संभालने की बात की। और इस वक्त कुछ सप्लाई साइड के इश्यूज जैसे चीनी के आप देख रहे हैं वो मार्केट में और अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। उसमें मेरी बड़ी क्लियर राय है कि PSMA से बैठकर आप अगर स्टॉक्स की पोजीशन देखेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा खाकान नजीब साहब। गुज़िश्ता रोज वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने अपने बयान की वजाहत भी की थी। अपने बयान में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। आज की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे एक हल्के से बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे अपनी मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूंगी। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने अपने बयान भी की। गुज़िश्ता रोज हमारे साथ मौजूद थे माहिर मईशत खाकान नजीब और अंजुम भाव। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
اور کراچی میں کھلے گٹر نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی ہے۔ بلدیہ مواج گوٹ کی 4 سالہ عمرہ بلوچ گھر سے چیز لینے نکلی۔ 1 گھنٹے تک گھر والے پورے علاقے میں ڈھونڈتے رہے۔ گٹر سے ملی لاش گھر پہنچنے پر صف ماتم بچ گئی۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہے، کہتی ہے میں اپنی بچی کہاں سے لاؤں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں 100 سے زائد گٹر کے ڈھکن غائب ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ UC چیئرمین کہتے ہیں ان کے اپنے گھر کے باہر گٹر پر ڈھکن نہیں ہے۔ میں جگہ جگہ کھلے گٹر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ مواج گوٹ ہو یا گڈاپ ٹاؤن، آئے روز ماؤں کی گود اجڑنے لگی۔ بلدیہ ٹاؤن کی ننھی عمرہ گھر سے چیز لینے نکلی لیکن واپس نہ لوٹی۔ میرا بچہ چیز لینے گیا تھا، گٹر پہ گر گیا۔ اتنا اچھا پیارا نام عمرہ، عمرہ، اللہ ایسا بیٹی ابھی کہاں سے لے کر۔ لواحقین کہتے ہیں خدا را ڈھکن لگائیں، ہماری بچی تو چلی گئی، دوسرے بچوں کو تو بچائیں۔ آنے جانے والے لوگ جو ہے نا، انہوں نے کسی بچی کو دیکھ لیا تھا گٹر کے اندر، تو علاقے والوں نے بچی کو نکالا۔ آئندہ ایسی غفلت نہ کریں، آج ہمارے ساتھ ہوا کل دوسروں کے ساتھ ہوا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے 100 سے زائد گٹر کھلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک ہی گٹر نہیں ہے، 2 گٹر نہیں، 2 گٹر کا منہ کھلا پڑے، پورے بھرے ہوئے اور گٹر بھرے خالی بھی نہیں ہو رہے۔ معصوم بچے 3-4 بچے گر گئے گٹروں کے اندر۔ مواج گوٹ کے UC چیئرمین نے سارا ملبہ میئر کراچی کے سر تھوپ دیا۔ سٹی ناظم کہہ رہے ڈسکو موڑ سے جا کے 15 ڈھکنے اٹھاؤ، جہاں ہمیں 1000 ڈھکنوں کی ضرورت ہے، 15 ڈھکنے میں کہاں سے لگاؤں؟ میرے گھر کے سامنے بھی ڈھکنا نہیں ہے۔ ننھی عمرہ تو چلی گئی لیکن انتظامیہ کے لیے سوال چھوڑ گئی کہ آخر کب تک معصوم زندگیاں ان کی نااہلی کی بھیٹ چڑھتی رہیں گی۔ میرا بیٹی عمرہ، عمرہ، اللہ۔ کراچی میں کھلے گٹر موت کے کنویں بن گئے۔ گلی محلوں میں کھیلتے بچے انتظامیہ کے لوپ ہول کا شکار ہو کے مین ہول میں گرنے لگے۔ رواں ماہ کھلے گٹروں نے 6 ماؤں کی گود اجاڑ دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب گٹر کے ڈھکن لگانے کے بجائے شہریوں کو نصیحتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اور کسی کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا، اس طرح بچے چلے جائیں گے۔ بچہ گٹر میں گر گیا، کیا ہم لوگ خود گٹر کے ڈھکن چراتے ہیں؟ جہاں بھی مینول کورس نہیں ہے یا مینول کے ڈھکنے نہیں ہیں، ان کو ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کے وعدے دعوے یقین دہانیاں سب دھری رہ گئی۔ شہر قائد میں جگہ جگہ کھلے مین ہول، کھول رہے ہیں انتظامی کارکردگی کا پول۔ تمام کراچی کے چیئرمینز کو آج جہاں بھی مینول سے ڈھکنے نہیں ہیں، ان کو ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ مزید آگے پیش نہ آئے۔ رواں ماہ اب تک 1-2 نہیں 6 بچے کھلے گٹروں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ 14 اگست کو گڈاپ ٹاؤن کا 5 سال کا نومان مین ہول میں گر کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ کراچی مرتضی وہاب گٹر کے ڈھکن لگانے کے بجائے شہریوں کو بھاشن دیتے دکھائی دیے۔ گٹر کے ڈھکن لگاتے ہیں، وہ ہیروئن چی آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے، شہری ویڈیو بناتے ہیں اور کوئی فیس بک پہ ڈالتا ہے، کوئی واٹس ایپ گروپوں پہ ڈالتا ہے، کوئی ٹویٹر پہ ڈالتا ہے، خود اس کو روک لو یار کہ یہ نہ کرو۔ صرف یہی نہیں، ٹنڈوالا یار، لیاقت پور اور نوشیر افروز میں بھی بچے گٹر میں جا گرے۔ مہنگی بجلی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں میں تاجر سوسائٹی نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رکھی ہے۔ ملتان میں وکلاء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ راولپنڈی میں اوور بلنگ کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں تاجروں نے تجارتی مراکز بند کر دیے۔ سکھر میں بھی تاجروں نے کاروبار بند کر دیا ہے۔ چھوٹے شہروں علی پور، میلسی، چشتیاں، اوکاڑا، پاک پتن، دنیا پور اور دیگر علاقوں میں بھی احتجاج کیا گیا۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے ہر طبقہ پریشان، کہتے ہیں بجلی کے بل ادا کریں یا دکان اور مکان کا کرایہ ادا کریں۔ اپنے احساس سے بیچ کر بل ادا کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ ہم نہ تنخواہیں دے سکتے ہیں ملازمین کو، نہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں۔ بچوں کو روٹی دیں یا بجلی کے بل بھریں۔ پہلے ہمارا بل آتا تھا 3000-4000 روپے، اب ہمارا بل آتا ہے 15 سے 20 ہزار روپیہ۔ 17-18 ہزار بل آ جائے، گھر میں کیا کھائے گا اگر بل پے کر دے تو؟ ہم پہ ایکسٹرا چارجز اور بلوں کا، گیس کا اور پیٹرول کا جو ہے نا بل مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جو بل آیا ہوا ہے ہم نے اپنے موبائل بیچ کر وہ بل ہم نے ادا کیا۔ ادا کے لیے اپنے عوام پر رحم کرے اور ان بلوں کو، اس بجلی کی قیمت کو پوری طور پر لوس کرے۔
बिजली के बिल जो है इन्होंने लोगों को नफसियाती मरीज बना दिया है। एक कमरे है हमारा, 2 बच्चे, एक बीबी है, एक बल्ब के हमारे पास कितना आता है? 30,000, 25,000। गैस का बिल अदा करते हैं तो बिजली काटी जाती है, बिजली का बिल अदा करते बच्चे घर आ जाते हैं कि फीस नहीं है तो लोग घर बैठ जाओ। हुकूमत ने बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ से मुतल्लिक जैम प्लान IMF से शेयर कर दिया। बिजली के 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ का मंसूबा है। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए का इजाफा वापस लेकर मरहलावार बढ़ाने की तजवीज दी गई है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बिजली के बिलों में 250 अरब की रिलीफ दी जा सकती है। हुकूमत ने बिजली चोरी रोककर 250 अरब रुपए के रिलीफ के लिए रकम जमा करने का मंसूबा बनाया है। हंगामी तौर पर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। हर सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की तजवीज दी गई है। ज़राए के मुताबिक IMF की रजामंदी से 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिलों की इकसात के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। और निगरां हुकूमत अफसरान के फ्री यूनिट्स खत्म करने के बजाय मुतबादिल इंतजामात का जायजा ले रही है। काबीना के इजलास में वाबडा, वजारत आबी वसाइल और नेप्रा ने फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की मुखालफत की। वजारत आबी वसाइल का कहना है फ्री यूनिट्स खत्म करने से कोई बचत नहीं होगी। नेप्रा ने भी फ्री यूनिट्स के बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज दी। वजारत खजाना ने बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की तजवीज दी। पावर डिवीजन ने मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स के बजाय उसके बराबर रकम देने की तजवीज दी है। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस हुकूमती मुलाजमीन को माहाना 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स मिलते हैं। कराची में ताजरों के हाथों पिटने वाले एक इलेक्ट्रिक मुलाजिम का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहता है जिस दिन मुझे मार पड़ी मेरे बच्चे बहुत रोए, हमने रात का खाना भी नहीं खाया, जितना बिल आपको आता है इतना मुझे भी आता है, मैं भी इतना ही परेशान हूँ। पेट्रोल महंगा हो तो आप पेट्रोल पंप के मुलाजिमों को तो नहीं मारते? घर वालों की जो मतलब यही समझो कि क़यामत आ गई मेरे घर पे क़यामत नुमा हो गया। मेरी छोटी बच्ची 8 साल की रोने लगी, मेरे 12 साल की बच्ची जिन्होंने खाना भी नहीं खाया रात को और ना ही पूरा रात जो है ना सो सका, मेरे पास बैठे रहे रोते रहे सुबह तक। अब सोचेगा मेरी पोजीशन क्या होगी जब मैं अपने इलाके में अपने घर में आया हूँगा। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, मेरे इलाके वाले और मेरे रिलेटिव जो जितने भी थे उतने परेशान कि एक मजदूर रोड के ऊपर मार खा रहा है, एक बुढ़ा आदमी उसको चढ़ के मार रहा है। तो आप बचाने के लिए भी नहीं है, आपके दिल में थोड़ा खौफ भी नहीं आया, खुदा का खौफ भी नहीं है। इसके छोटे छोटे बच्चे अगर मर गया और इस तरह आपको बिल भरने में दुश्वारी होती है, उसी तरह मुझे भी दुश्वारी होती है। मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलता हुई कि इलेक्ट्रिक की तरफ से। इस तरह एक पेट्रोल जो है ना पेट्रोल पंप के रेट बढ़ गए तो आप उधर जाके पेट्रोल पंप वाले से लड़ाई करेंगे। कराची में दूध फरोश फिर ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। पहले ही सरकारी नर्ख से महंगा दूध बेचने वाले कीमत मजीद बढ़ाने के लिए पर तोलने लगे हैं। पीर से कराची भर में खुले दूध की फरोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फी लीटर दूध पर 20 रुपए मार्जिन दिया जाए। डेयरी फार्मर्स 214 से 218 रुपए किलो दूध फराहम करते हैं, जिससे गुजारा मुश्किल है। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमा हाफिज मोहम्मद निसार ने धमकी दी है कि इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम है, जिसके बाद पीर से दूध नहीं फरोख्त किया जाएगा। कराची में पहले ही दूध 220 रुपए फी लीटर मिल रहा है। लाहौर की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी की होलसेल कीमत 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 8,100 रुपए थी। शुगर डीलर से कहना है चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। और मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं है। चीनी के ज़खायर दिसंबर तक की जरूरत के लिए काफी हैं। ज़राए वजारत सनअत व पैदावार का कहना है मुल्क में चीनी का माहाना इस्तेमाल 5 लाख टन है, जबकि इस वक्त 20 लाख टन से ज्यादा चीनी के ज़खायर हैं। हुकूमत 1 लाख टन चीनी दरामद करने पर गौर कर रही है, जिससे मकामी कीमत कम होने का इम्कान है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। कुदरती मादनियात हमारे मुल्क में हैं तो हम क्यों ना निकालें। जब भारत ये काम कर सकता है तो हम क्यों ना करें। सिंध के मादनियात और मादनी तरक्की के निगरान वजीर खुदाबख्श मरी की हैदराबाद में गुफ्तगू। निगरान सूबाई वजीर ने कहा कारोंझर की असल तस्वीर लोगों को दिखाने की जरूरत है। थर का दौरा करूंगा जिसमें मीडिया को साथ लेकर जाऊंगा। हम चोर होते तो ये काम खामोशी से कर लेते।
हमारे पास रियली इसमें कोई शक नहीं, इतना है कि अल्लाह ताला का ये फजल है हमारे मुल्क के ऊपर, खासकर पाकिस्तान के ऊपर। बड़ा ह्यूज एक अमाउंट भी आ सकता है, दूसरे ममालिक को कर्जा दे सकते हैं, इतना हमारे पास। वो कारून जर की स्टडी हमें करनी होगी। मेरा एक विजिट होगा थरका, लोकल है, आप लोग हैं, हम हैं, गवर्नमेंट है, बैठ के इसको डिसाइड करेंगे। और हमारी भी प्रायोरिटी इस चीज की, हमारी भी कोशिश ये है कि जहां हमारी सकाफत आती है, जहां पर हमारा कल्चर आता है, उसको सेव करना चाहिए। विजिट मैं छुप के नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम चोर नहीं। अगर हम होते तो हम छुपके से जाके सर्वे करते, जो भी हमें करना होता हम करते। जहाँ पर भी इलीगल माइनिंग होती है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और जो इलीगल माइनिंग होगी जितना उस पर आप लोग हमारी निशानगी करेंगे, हम कानूनी उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मौजूदा निगरां सेटअप ने डिलीवर कर दिया तो इलेक्शन भूल जाएं। अभी तो इलेक्शन कमीशन को नहीं पता इंतखाबात कब होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का ARY को इंटरव्यू। कहा, आप बड़ा आइन लेकर घूमते हैं, जब एक असेंबली के 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराए तो सब कुछ खत्म हो गया। मौजूदा सेटअप आया है, इस सेटअप ने डिलीवर अच्छा कर ली तो कौम को कोई गरज नहीं है इलेक्शन। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं ठीक होगी, कहाँ से इलेक्शन करा ले? मैं वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता। जो आप आयन लिए फिरते हैं, किधर गया वो आयन जब सूबाई असम्बलियों के आपने नहीं कराए इलेक्शन? जब खान साहब जा रहे थे रशिया, मैंने बाकायदा खुद जनरल बाजवा से पूछा, इसमें आपकी इनको ताईद हासिल है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा हमारी 100% ताईद हासिल। असल मसला है कि खान साहब पर एतमाद कौन करे, असल मसला है कि खान साहब पर एतमाद कौन करे। उनके एक बहुत करीबी दोस्त और बड़े मनसब पर फाइज शख्स ने कोशिश की थी, लेकिन उनसे सवाल यही हुआ था कि खान साहब की गारंटी आप देते? उसने कहा मैं भी गारंटी नहीं दे सकता। जो खान साहब को कहते हैं आप मौजे तुम से नीचे नहीं हैं, आप अता तुर्क से ऊपर हैं, सबसे पहले वो छोड़ के भाग। ताल्लुकात खराब हुए थे खान साहब के दौर में, बहुत खराब। इंटरनेशनल किसने किया? खान साहब। और जलती पे तेल का काम कुरैशी साहब ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन के इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी इदारे को आइन पर असरअंदाज होने का इख्तियार नहीं, जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी मुदाखलत करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन किसी की जागीर नहीं, इसकी तशरीह हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत को आर्टिकल 254 में मत उलझाएं। पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा फंड्स और सिक्योरिटी दें तो इलेक्शन करा देंगे, अब कहते हैं चंद नागुज़ीर वजूहात पर इंतखाबात कराना मुमकिन न था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा 9 मई का वाक़या हो गया था, इलेक्शन मुमकिन नहीं थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आपको क्या लगता है आपके दलाइल भूल गए? हमें सब कहा गया जो याद है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया, आप 90 दिन से आगे जा सकते हैं? वकील ने जवाब दिया, 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।